बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होने जा रहे हैं और अब तक अगर मैं बात करूं, आपको अपडेट दूं तो कागजात नामजदगी से लेकर के उनके एक्सेप्ट होने, रिजेक्ट होने, तजवीज़ और तायद कुनंदगान की गारंटीज़ के बावजूद अब हम तीसरे मरहले के अंदर एंटर हो चुके हैं और तीसरा मरहला जो है वो टिकट्स की तकसीम का है। ये मरहला भी कहीं ना कहीं कंप्लीशन की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और एग्जैक्टली 13 जनवरी को, जी हाँ 13 जनवरी को बाकायदा तौर पर ना सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ और उम्मीदवारान को जो निशान है वो अलॉट कर दिए जाएंगे, बल्कि 14 तारीख से वो प्रिंटिंग में भी चले जाएंगे और उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि जी बैलेट पेपर्स के ऊपर कौन कौन से निशान, कौन कौन से उम्मीदवार जो हैं वो मौजूद होंगे, जिनको 8 फरवरी को अवाम ने ठप्पा लगा करके उनका इंतखाब करना है। जहां पर एक तरफ ये तमाम तर इंतखाबात के हवाले से सूरत हाल चल रही है, वहां पर दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट से भी हम देख रहे हैं कि बड़े अहम फैसले आ रहे हैं। अगर हम इस हफ्ते का पूरा राउंड अप देखें तो इस हफ्ते के अंदर दो बहुत अहम डिसीजंस हमें नजर आए। एक तो परवेज मुशर्रफ साहब की जो सजाए मौत का फैसला था उसकी बहाली, यानी कि जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था उसको कलअदम किया गया। दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें अदालती मामलात के हवाले से नजर आई वो जस्टिस मुजाहिर नकवी साहब का इस्तीफा था। वो इस्तीफा एक ऐसे टाइम पर आया जब उनके खिलाफ जो कार्रवाई थी वो ऑलरेडी चल रही थी। उनको एक और नोटिस दिया गया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ से और एक दफा फिर से उनको डिफेंस अपना पेश करने का मौका दिया गया है। देखना यह होगा कि वो अपना डिफेंस देते हैं, नहीं देते। अदालती मामलात आने वाले दिनों में आगे कैसे बढ़ेंगे एट द सेम टाइम जबकि हम सब एक इलेक्शन जोन में हैं। तीसरी तरफ अगर हम बात करें तो जो पॉलिटिकल पार्टीज का जो तर्ज है वो बहुत इंटरेस्टिंग हमें नजर आ रहा है, इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज को, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो चाहे वो पीटीआई हो, उनको ये लगता है कि नून लीग हुकूमत बनाने जा रही है। और अगर मैं और स्पेसिफिक और होकर के बात करूं तो उनको लगता है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो चौथी बार वजीर आजम बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम नून लीग की टिकटों की तकसीम को देखें तो लगता है कि जो टिकट्स हैं ये इख्तिदार की बुनियाद पर ही दी गई हैं, बहुत रियलिस्टिक अप्रोच अपनाते हुए उन उम्मीदवारों का इंतखाब किया गया है जो कि हुकूमत बनाने में, नवाज शरीफ को चौथी बार वजीर आजम बनाने में अपना किरदार अदा करेंगे, रादर देन के बयानिए की बुनियाद पर टिकट दी जाए। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट्स का भी हम जिक्र करें, वो ज़्यादातर बुकला को जाती हुई दिखाई दी हैं। और अगर हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टिकट्स का भी बात करें, वहाँ पर फड्डे कम थे, लेकिन यह था कि वहाँ पे उन्होंने नजरियाती बुनियादों पर टिकट ज़रूर दी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शिकायत जो है नज़र आई हैं। जैसे खैरपुर में नवाब वसान साहब के साथ वो काफ़ी एहतजाज कर रहे हैं, काफ़ी उनको रिजर्वेशंस है। तो सूरत हाल जो है वो काफ़ी हैपनिंग है। आज के हमारे गेस्ट भी बहुत हैपनिंग है और जो आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान के अंदर हैपनिंग होने वाली है उसके ऊपर वो अपना तजिया हमारे सामने रखेंगे। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी ज़मीर हैदर साहब, इंडिपेंडेंट एनालिस्ट है, जर्नलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मेरे साथ बने हुए इम्तियाज़ आलम साहब, आज के प्रोग्राम में और हमेशा के लिए मेरे लिए तो वो उस्ताद भी हैं, दोस्त भी हैं, एनालिस्ट भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, लेकिन आपको उनके बारे में एक पर्सनल खबर दे दूँ कि उन्होंने भी इस दफ़ा इलेक्शन लड़ने का सोचा था या सोचा है, तो इस बारे में भी हम उनसे बात कर लेंगे कि क्या सोचकर उन्होंने ये सोचा। लेकिन इस प्रोग्राम के अंदर वो जो राय देंगे वो बहैसियत एक एनालिस्ट, एक जर्नलिस्ट ही देंगे। इसके अलावा दीगर मेहमान अगर हमें प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन करेंगे उनका हम वक्तन फवक्तन आपसे इंट्रोडक्शन कराते रहेंगे। तो मैं इम्तियाज़ आलम साहब आपसे आगाज कर लेती हूँ। इम्तियाज़ साहब, तमाम मरहले हो गए हैं, मैं अगर कहूँ कि कामयाबी से, तो यस लेट मी से दिस कि कामयाबी से तमाम मरहले पूरे हो गए हैं और 8 फरवरी को अब हम इलेक्शंस में जा रहे हैं सर। तो इलेक्शन कमीशन का जो किरदार है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल हुआ है, पहली स्टेज पर भी हुआ, दूसरी स्टेज पर भी हुआ, तीसरी स्टेज पर भी हुआ, तो आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन का किरदार सैटिस्फैक्टरी था, बायस नहीं था? इलेक्शन कमीशन को तनकीद का निशाना नहीं बनाता कि पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान की औकात हमने मिट्टी में मिलाई हुई है। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन का कंडक्ट रहा है, जिस तरह से हमने मनाजिर देखे हैं, गालिबन पाकिस्तान की तारीख में कबल वोटिंग जो इंतखाबी अमल में गड़बड़ होती है, ऐसी गड़बड़ हमने तारीख में न देखी थी न सुनी थी। ये तो हुआ कि इलेक्शन के नताइज बदले गए, ये भी हुआ कि मारपीट बहुत ज्यादा हुई, झगड़े हुए और मुल्क इंतखाबात के नतीजे में टूट भी गया। अभी तक हम देख रहे हैं कि जो अपील्स चल रही हैं फाइनल नहीं हो पा रही हैं, हुई हैं अब तक, बहुत सी पड़ी हैं। हमने ये देखा है कि बड़े सफ़े अव्वल के जो रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के, उन्हें मैदान से निकाल दिया गया है या उनकी कागजात रद्द हो गए। ये मंजर हमने दीगर पार्टियों के साथ नहीं देखे। जी
जी जी नहीं दिखा, दिखाई दिया है तो लगता है ये एक विच हंट हो रहा है तहरीक इंसाफ का। तो मैं समझता हूँ कि इससे जो बात थी कि फील्ड की कि सबको मसावी मौका मिले, हमवार मैदान मिले, वो नहीं मिल पाया है। और मैं तो आपको याद है कि इसके बारे में हमने बहुत सारे सिविल सोसाइटी की तरफ डेमोक्रेसी के बिहाफ पे हमने एक आखिरी जो ये इशू किया था कि एक लीडिंग बार्स के और मीडिया के और सिविल सोसाइटी के और बाद सियासतदानों ने भी दस्तखत किए थे, लेकिन न नूर लीग के दस्तखत किए उस पर, ना पीपल्स पार्टी ने उस पर दस्तखत किए। अलबत्ता तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं ने और खुद पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमाओं ने और कुछ कॉन्फ्रेंस जमातों ने उसकी हमायत की थी कि कम से कम ये तो हो कि सियासी कि वो किस तरह से इंतखाबी अमल को चलाएंगी। और मैं समझता हूँ कि इसमें अगर में इत्तेफाक हो जाए कि सबको मसावी मौका मिले, सबको शिरकत का मौका मिले, और वो अगर सब के सब अवाम के हक के रायदही के एहतराम में, अवाम के हक के रायदही के शफाफ और हो के एक दूसरे ले लें, पाकिस्तान में हक के रायदही की कम से कम तौसीक सब जमातों की तरफ से हो जाएगी और जमहूरी अमल की ये बुनियाद मजबूत हो जाएगी। हम कश्मीर के लिए सुबह शाम हक के खुद इरादियत की और हक के रायदही की और फलस्तीनियों के लिए करते हैं, और अपने अवाम का हक के रायदही सुबह हर बार छीना जाता है, सिवाय एक बार के 1970 के इंतखाबात के। हम उस पर इसरार नहीं करते। अब बात चल रही है, आप भी बात कर रही थी वक्फे में कि जैसे कैसे इंतखाबात हो जाए, इंतखाबात ना होने से जैसे कैसे जरूर इंतखाबात भी ठीक है। मैं नहीं समझता कि इंतखाबात के मामले पे के रायदही पे कोई समझौता जमहूरियत कर सकता। कोई शख्स जमहूरियत पसंद हो ही नहीं सकता अगर वो आवाम के आजादाना, शफाफ, बिला रोक टोक, बिला तशद्दुद, बिला फ्री फ्रेंचाइज की नहीं वो जमहूरियत है। तो आपका सवाल तमाम पार्टियों से आपको करना चाहिए। आप बहुत डेयरिंग एंकर हैं, मुझे बड़ा फख्र है आपकी वर्किंग पे। आप ये सवाल सबसे पूछें कि आप क्या पाकिस्तान के अवाम को हक रायदही का, फ्री फ्रेंचाइज का हक देते हैं या नहीं देते हैं, उसका एहतराम करते हैं नहीं करते हैं। अभी जब ये टिकट इशू हो जाएंगे, आप देखिए कि तहरीक इंसाफ के लोगों को गायब कर दिया जाएगा जिन्हें, या गायब हो जाएंगे। फिर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनेंगी कि हम तो टिकट पे, पीटीआई के टिकट पे इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। बहुत सारे इसलिए टिकट ले रहे हैं कि वो उनका ख्याल है कि वो जेब में रख लेंगे और वो फिर आजाद इलेक्शन लड़ेंगे। राइट। अब मैं समझता हूँ ये जो आप आवाम को फ्री चॉइस नहीं देते, और आवाम को सारी चॉइसेस होनी चाहिए। ये मतलब मसला ये नहीं है कि पीटीआई ठीक है या गलत है, पीटीआई को निकालो या फलां पार्टी को मैदान से निकालो। असल मसला ये है कि जो आवाम पीटीआई को वोट देना चाहते हैं उनकी राय का तो एहतराम हो, उन्हें तो आप हक राय से महरूम न करें। Point has been well taken. Point has been well taken. इम्तियाज साहब मेरे साथ रहिएगा। ज़मीर हैदर साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। यहीं से बात शुरू करते हैं। जैसे इम्तियाज साहब ने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड का होना या इंतखाबात का होना, ये कहीं ना कहीं हर इलेक्शन में किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को कोई ना कोई एतराज़ ज़रूर होते हैं। लेकिन जो इम्तियाज साहब फरमा रहे हैं, क्या हालात इस दफ़ा इतने ही ज़्यादा ख़राब है कि एक पॉलिटिकल पार्टी हो उसके खिलाफ इतना सब कुछ करने के लिए तैयार है कि जी उसके बाद जो टिकट्स जिनको दिया गया है उनके हवाले से भी जो है वो क्रैकडाउन करने का मंसूबा बनाया जा रहा है? इतने खराब हालात है। देखिए, ये तो अब आने वाले दिनों में पता लगेगा, लेकिन हमने देखा है कि बहुत सारे लोग जिनके कागजात नामजदगी रिजेक्ट हुए थे, वो उनको अब एक्सेप्ट करवाए जा रहे हैं अदालतों से, ट्राइब्यूनल से। और अब आप भी हो जैसा के खदशात हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन ये कि अब होप तो ये है कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा और तो एक बाकायदा लेवल प्लेइंग मिलेगी अपने इंतखाबात लड़ने की। मैं समझता हूँ कि अब से जो है ना ऑनवर्ड्स एक चीज कम से कम बस इंश्योर हो जाए, सिर्फ एक चीज, और बेशक चले जो भी होता रहता है बयानबाजी के खिलाफ ये सब कुछ, एक दफा फ्री एंड फेयर पोल अगर पाकिस्तान
हो लेने दें, तो मेरा ख्याल है कि वो इन तमाम जो भी बुराइयां होंगी वो उसको ओवरकम कर जाएंगी। लेकिन मसला एक और भी है ना जमीर साहब, मामला ये है कि हम सब बोलते हैं, सब कहीं ना कहीं डिफरेंट कैपेसिटीज में, कभी ज्यादा कभी कम, कि जी इंतखाबात ठीक से नहीं हो रहे हैं, हर एक को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा है। सियासतदान भी कहीं ना कहीं ये बोलते हैं, लेकिन जब वो हुकूमत में आ जाते हैं ना, और माशाल्लाह से हमारे सियासतदान, हर पॉलिटिकल पार्टी को इस टाइम पर मौका मिल चुका है हुकूमत में आने का, कोई ऐसा रह नहीं गया, लेकिन जब वो हुकूमत में आते हैं तो वो ये भूल जाते हैं, वो बिल्कुल फिर ऑटो पे काम करना शुरू कर देते हैं। वो ये भूल ही जाते हैं कि उन्होंने इलेक्शंस के हवाले से इन चीज़ों को कुछ एड्रेस करना है, ठीक करना है, कुछ ट्यूनिंग करनी है, कुछ कानून साजी करनी है, भूल जाते हैं ना। आपने देखा ना अभी इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स एक्ट हुआ जिसमें वो 5 साल की जो तायात नाइली था उसको उन्होंने कैप कर दिया कि जी 5 साल से ज्यादा नहीं होगी, 5 साल होगी। फिर इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स एक्ट में जो 2017 के थे उसमें जो तरामीम आई पिछले 16 महीने की अवधि में, उसमें आपने देखा उन्होंने बहुत सी ऐसी चीजें की और खासतौर पर निगरान हुकूमतों को जो थोड़ी सी उन्होंने ज्यादा पावर्स दी। तो मेरा ख्याल में ये एक एवोल्यूशन का प्रोसेस है। ये आइंदा आने वाले जो भी हुकूमत में आएंगे वो अपने तौर पर रिटर्न करेंगे, जो खामियां होंगी उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि ये जिस तरह भी इम्तियाज आलम साहब ने कहा कि सिविल सोसाइटी, हमारा मीडिया और जो दीगर इदारे हैं इनको बाकायदा अब कॉन्टिन्यूसली कंट्रीब्यूट करना है, क्योंकि अब तकरीबन हर शोबे में ऐसे रिफॉर्म्स चाहिए जो कि बाकायदा तौर पर मीनिंगफुल रिफॉर्म्स हो और हमें नजर आए कि हाँ इसमें कुछ बेहतरी हुई है। हम सुनते आ रहे हैं पता नहीं कितने ही सालों से फलां रिफॉर्म तो फलां रिफॉर्म तो फलां रिफॉर्म, लेकिन अल्टीमेटली हम देखते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट था जुडिशियल रिफॉर्म्स, कि आपका जो इंसाफ की फराहमी है वो जो छोटी से छोटी अदालत है वहां से मुयस्सर हो सके एक आम इंसान को। और चलें मामला अगर आप बड़ी अदालतों तक जाते हैं तो फिर वहां पे भी आपको मिल सके। एक इतना लंबा बैकलॉग होता है, हर अदालत में आप चले जाएं हजारों केसेस पड़े हैं। तो ये बहुत से ऐसे एरियाज हैं जहां पे रिफॉर्म्स की जरूरत है। और मैं ये समझता हूं कि देखें ये वही कर सकेगी अगर सही मानों में जेन्युइन फेयर पोल से इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी। देखिए मैं बार बार इस बात कि ठीक है अभी तक जो हो रहा है या इलेक्शन तक जो भी होगा वो हमें नहीं मालूम, अल्लाह बेहतर करे, अल्लाह माहौल बिल्कुल साजगार रखे। हम चाहेंगे कि हर एक को उसको उतना ही मौका मिले जितना उसके मुखालिफ को मिल रहा है, हर एक को मौका मिले अपनी कैंपेन करने का, आजादाना तरीके से अपने मंशूर बताने का, और तमाम जो है अपने वोटर तक पहुंच भी सकें और उनको बता भी सके। और फिर वोटर इतना बाशऊर हो जाए, अल्लाह करे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है हमारे नजदीक, मैं ये समझता हूं कि हमारा वोटर अल्लाह करे इतना बाशऊर हो जाए कि अभी ये जो अहलियत और ना अहलियत का ताहयात, अहलियत ना अहलियत जो है ये मामला जो है ये बैलेट बॉक्स डिसाइड करता है कि कौन शाउर की तो बात ज़मीर हैदर साहब आपने क्या कर दी है, मतलब जख्मों पे नमक ही छिड़का आपने शाउर की बात करके। वोटर का तो शाउर ये है कि वो ये कहते हैं, वोटर साहब ये फरमाते हैं कि अगर मेरे लीडर खंबे को भी खड़ा करेंगे ना तो मेरे लीडर ने जिस खंबे को खड़ा कर दिया हमने उसको वोट दे रहा है। तो ये तो फिर मैं ना ही समझूं। मैंने दुआ की है, मैंने दुआ की है। चले मैं आमीन पढ़ देती हूँ, मैं आमीन कर देती हूँ, दुआ ये कर रहा हूँ कि अल्लाह उसको इम्तियाज साहब भी आमीन कर देते हैं। चलें जी, बिल्कुल करने का सही फैसला कर सके बैलेट बॉक्स के जरिए। एब्सोल्युटली। मुजाहिद बरेलवी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, मुजाहिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर। इस वक्त मेरे साथ शो में ज़मीर हैदर साहब, इम्तियाज आलम साहब बने हुए हैं, मुजाहिद बरेलवी साहब, और हम डिस्कशन कर रहे हैं कि जिस तरह कामयाबी और कामरानी से 8 फरवरी तक हम आन पहुंचे हैं, यानी कि अब इलेक्शंस हो रहे हैं, तमाम तर में जो मरहले हैं वो पूरे हो चुके हैं, नॉमिनेशन पेपर से लेकर के कैंडिडेट्स एंड अभी काफ़ी हद तक निशानात भी। सर मैं नून लीग से स्पेसिफिकली आपसे आगाज़ करना चाहूँगी मुजाहिद साहब। मामला ये है कि नून लीग की अगर आप टिकट्स की लिस्ट को देखें ना, बलोचिस्तान को चले 1 मिनट के लिए अगर आप छोड़ दें, सिर्फ और सिर्फ अगर आप पंजाब की लिस्टों को देखें तो उनको देख करके आपको क्या लगता है कि क्या इख्तिदार को देखते हुए ये टिकट अलॉट किए गए हैं या फिर अभी तक वो जो बयानिए की जो रट है वो बरकरार है? एक तो खैर बड़े सीनियर बैठे हुए हैं हमारे, और ये लोग ज्यादा क्योंकि पंजाब के कल्ब लाहौर और इस्लामाबाद में बैठे हैं, इसलिए ज़मीर और हमारे मेरे खैर बहुत ही सीनियर है इम्तियाज आलम साहब, ये ज्यादा हल्का वाइज और पूरे पस मंजर के साथ जानते हैं। शायद मैं इतना पंजाब और नून लीग की जो है डायनेमिक्स से उससे वाकिफ नहीं हूँ। एक तो खैर ये अपनी जगह एक सवाल है, बहुत पाए के जो अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं, लॉयर जो खुद भी सुप्रीम कोर्ट में नहीं हुए, कल मुझसे पूछने लगे कि इलेक्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। आप कमाल करते हैं कि आप जैसे इतने पाए के वकील ये पूछें
तो वो उनका यानी मगर ये था कि अभी तक किसी ने जो फेरिस्त से हमारे एमकेएम समेत टिकट नहीं दिए। पीटीआई का तो समझ में आता है, नून लीग का मुझे नहीं पता, पीपल्स पार्टी का नहीं पता। यानी अब जबकि गालिबन 20-22 दिन रहते हैं और किसी की फेरिस्त हाथ में नहीं आई, शायद गालिबन ये निशान मिल जाए उसके बाद हो जाए एक पार्टी के बारे में। तो एक चीज जो मैं नहीं समझ रहा कि क्या वजह है कि एक गैर यकीनी की सूरत हाल को प्रिवेल किया जा रहा है। ये लोगों के हर दूसरा आदमी या तीसरा आदमी को समझते हैं जैसे हम लोग बहुत बाखबर हैं, हालांकि हमें उतने ही बाखबर होते हैं जितने दूसरे लोग होते हैं। हर एक ये पहला सवाल करता है हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ा खतरनाक रुझान है कि ये रखना, भले चीफ जस्टिस कह चुके हों, ये तमाम पार्टियां कह चुके हों। और उसका सबब यह है कि बहरहाल नून लीग जो 2 माह से मियां साहब आके बैठे हैं और एक बेचारे बड़े थके हारे हुए एक आदमी ऐसा, यानी हारे हुए मतलब इलेक्शन के हवाले से कह रहा हूँ, एक थका हारा शख्स, शिकस्त खोदा शख्स जो है सामने बैठे हुए हैं। मुजाहिद और भाई यानी आप और वो तो कह रहे हैं कि मैं अगला वजीर आजम हूँ। तो सुन लें जी, 85 से इलेक्शन लड़ रहे हैं, यानी ये तो फिंगर टिप पे होता है, तो कंप्यूटर का जमाना है, साफ पता चल जाता है कि 93, 96, 2000 एप्लीकेशन आई, आज 21 नवंबर, 21 दिसंबर, जनवरी आ गई, कौमी असेंबली के लोगों की नशिस्तें फाइनल नहीं कर सके। ये लोग बेचारे कब निकलेंगे, किसको क्या करेंगे, इसके काम पार्टी उन्हें गले पड़ गई है। कुछ लोग कहते हैं कि एक शरीफ फैक्टर नया आया है, मरियम बीबी का एक अलग वो है। तो इस वक्त सबसे ज्यादा प्रॉब्लम का शिकार शायद इसलिए भी है कि बहरहाल एक नून लीग पंजाब की एक बड़ी पार्टी है, 3 बार इख्तिदार में आ चुकी है, लेकिन इस पर आपने देखा नहीं किस तरीके से बिलावल साहब पिछले एक हफ्ते से न सिर्फ ये कि लाहौर बैठे हुए हैं बल्कि पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में और बराह रास्त हमला कर रहे हैं मियां साहब पर। ये वो कह रहे थे कि चेहरा उतरा हुआ है, यहाँ तक कहने लगे कि जनाब हम घर में घुसकर मारेंगे आपको, 4थी बार जाती गुजरा का वज़ीर आज़म नहीं होगा। गालिबन ये उन पॉपुलर 2 करोड़ नौजवान वोटरों को बिलावल खिताब कर रहे हैं, असल में मियां साहब के खिलाफ नहीं बात नहीं कर रहे। तो यानी नून लीग तो घर से ही नहीं निकली। अब कहते हैं कि 15 जनवरी से हम जलसों का इंतखाबी मुहिम का आगाज करेंगे, जबकि 15 दिन पहले कर चुके हैं, चाहे कुछ पीर पार्टी को मिले ना मिले। तो ये जो नून लीग की क़यादत का इंतखाबी मुहिम ना चलाना, उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त नहीं करना, महज ये नहीं कि एक सीट पर 4 लोग मिल गए, इसके अलावा भी कोई क्या पैगाम कुछ और दे रहा है। और मुझे नहीं इल्म, क्योंकि बिलावल तो साफ कहते हैं कि ये किसी भी किस्म के इलेक्शन हो नून वाले भाग जाते हैं। मेरे सामने तो ये सुर्खी है एक मुतबर अंग्रेजी अखबार के, मैं वेबसाइट को पढ़ रहा हूँ। तो ये दिखता भी, इससे मुझे बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि नून लीग कितनी संजीदा है इस इलेक्शन में, जो अब तक नजर नहीं आ रही। ठीक है इम्तियाज़ आलम साहब, ये जो टिकट्स आई हैं नून लीग की तरफ से भी, पीटीआई की भी जो अभी तक अनाउंसमेंट्स हुई हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी जो अनाउंसमेंट्स हुई हैं, उसके ऊपर मुझे आपका टेक चाहिए, लेकिन मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। प्लीज़ अलाउ करें कि मैं एक ब्रेक ले लूँ छोटा सा, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अच्छे तरीके से ज़रा इन टिकट्स का पोस्टमार्टम करते हैं। विल बी बैक। वेलकम बैक जी। इम्तियाज़ आलम साहब हैं, ज़मीर हैदर साहब हैं, एंड ऑफ कोर्स वेरी ऑनरेबल मुजाहिद बरेलवी साहब मेरे साथ बने हुए हैं। इम्तियाज़ आलम साहब, जो नून लीग ने जो टिकट्स दिए हैं, मुझे तो लगता है कि इक़्तिदार को ही देख के दिए हुए हैं। मतलब बरेलवी साहब जो बातें कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि अभी कैंपेनिंग नहीं शुरू की नून लीग ने, मियाँ साहब अभी उस तरह से बाहर नहीं आ रहे हैं, कारकुनान और जो ओहदेदारान हैं वो अपने तौर पे जो है वो कैंपेनिंग कर रहे हैं, क्योंकि टिकट्स तो मरहलावारी आहिस्ता आहिस्ता इनकी अनाउंसमेंट हो रही है। लेकिन नवाज शरीफ साहब बाहर नहीं निकले, लेकिन इसके बावजूद कहा यही जा रहा है और हवा यही है कि हवाओं का रुख नून लीग की तरफ है और नवाज शरीफ साहब 4थे वजीर आजम बनेंगे। सर, ये जो इख्तिदार के मद्देनजर रखते हुए टिकट्स दी गई हैं, तलाल चौधरी, दानियाल अजीज, राना एहसान, हामिद हमीद, शाहिद खाकान अब्बासी, इनको कंसिडर नहीं किया गया है। आपको क्या लगता है कि क्या वजह है? वाकई मियाँ साहब इनसे नाराज हैं या मियाँ साहब को इनसे बेहतर ऑप्शन मिल गया, या किसी से कहीं से कोई डिक्टेशन आई है कि नहीं इनको एडजस्ट नहीं करना, या हमारे बंदों को एडजस्ट करना है? भाई, जब आप लाडले बन गए, आप कोऑप्ट हो गए और आपने वोट को इज्जत दो को दफन कर दिया, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को आपने रिवर्स कर दिया और आपने हर तरह के समझौते में तैयार हो गए, तो और आप उम्मीदवार भी बन गए हैं दोबारा वजीर आजम बनने के, तो जाहिर है कि जो सारी बसात बिछा रहे हैं वही फैसला करेंगे। और जो उम्मीदवार सामने आए हैं, ये तो लगता ये है कि जिस तरह की ब्यूरोक्रेसी की रिपोर्ट्स होती हैं
और इलेक्टेबल्स जिस तरह चुने जाते हैं उस हिसाब से कैंडिडेट्स के को टिकट दिए गए हैं, उसमें भले कोई लॉयलिस्ट था या पार्टी के लिए कुर्बानी थी, उसकी उतनी अहमियत नहीं थी। और दूसरी बात ये कि शरीफ नून लीग में तो सिर्फ शरीफ खानदान ही बाइख्तियार है कि किसे टिकट देना है, किसे नहीं देना है। ये हमारी पार्टियों को ढांचा ही गैर जमहूरी है। हमारे यहाँ पार्टियों में जमहूरियत नहीं है। अब आप देखिए कि किस तरह टिकट बांटे जाते हैं, भले कोई पार्टी, इसमें कोई इस्तिस्ना नहीं है कि क्या कोई प्राइमरीज नहीं होती, पार्टी अपने वर्कर्स से नहीं पूछती जो साल मेहनत करते हैं ग्रास रूट्स पे। मैं तो अभी हल्का भावल नगर के 161 से इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि किस तरह मुख्तलिफ पार्टियों के नौजवान और वर्कर बेजार फिर रहे हैं। अब उन्हें कोई पता नहीं है कि उनकी पार्टी का कैंडिडेट कौन होगा, उसका पैमाना क्या होगा, उनकी कोई राय शामिल नहीं होती। तो हमारे यहाँ पार्टियों के अंदर जो है इस्लाह की बहुत बड़ी जरूरत है। नहीं तो इम्तियाज साहब, आपने कैसे सोच लिया कि आपको इलेक्शन लड़ना चाहिए? एक तरफ आप खानदानों के अगेंस्ट कैसे खड़े होंगे, कैसे जीतेंगे? मतलब सीरियसली मुझे तो डिप्रेशन हो रहा है, मैं तो अभी इस चीज से नहीं हो रही। मतलब आप अगर इलेक्शन लड़े, वैसे तो ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव साइन है, लेकिन दूसरी तरफ आप जो मंजरनामा मुझे बता रहे हैं, विच इज एक्चुअली अ फैक्ट, कि खानदानी सियासत के शरीफ खानदान, जरदारी खानदान, यू नो लाइक समझ से बाहर है। क्या करेंगे आप इम्तियाज साहब? मुझे तो आपकी टेंशन हो गई। भाई देखिए, सारी जिंदगी हम जमहूरियत के लड़ते रहे, बुडेरा शाही के खिलाफ लड़ते रहे, आमरीत के खिलाफ लड़ते रहे, अवाम के हकूक की लड़ते रहे। इसी जिले में मेरे भाई साहब जो कि मिडिल क्लास के, लोअर मिडिल क्लास के एक वकील थे, और उन्होंने यहाँ के सबसे बड़े फ्यूडल्स को एक बार नहीं कई बार शिकस्त दी। वो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। तो ये हम तो यहाँ से पूरे सराइकी बेल्ट में हम चाहते हैं कि जो पसमानदगी खत्म हो, गुर्बत खत्म हो। आप आगे देखें, आप लोग तो सेंट्रल पंजाब और कराची तक सारी रिपोर्टिंग होती है, इस्लामाबाद तक, इधर कोई तवज्जो नहीं देता है कि जिस तरह के लोग हालात में रहते हैं। हमारी 50% ज्यादा आबादी वो गुर्बत के खत से नीचे है। हमारे 75% लोग नाखाना है। भावल नगर डिस्ट्रिक्ट में लोग वाटर बॉर्न डिजीज से, यानी पानी की बीमारियों से पाकिस्तान भर में सबसे ज्यादा अफवात हैं यहाँ पे। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी हालत में हम यहाँ पे जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये बहुत बड़ा एक समाजी तब्दीली की लड़ रहे हैं, बुडेरा शाही खत्म करने के लिए लड़ रहे हैं। अब सारी कॉटन हमारे इलाके में पैदा होती है, टेक्सटाइल मिल जो है फैसलाबाद में है, कराची में है। इनको खुद आप कितनी बड़ी नाइंसाफी है। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी ट्रैक होता था रेल का, जो कलकत्ता तक यहाँ से ट्रेन जाती थी कराची तक, वो ट्रैक ही उठा के ले गए। वो सारे के सारे उन रेलवे स्टेशन की ईंटें तक गायब हो गई है। शहर में सीवरेज हर तरफ सीवरेज का पानी फैला हुआ है, और पीने का पानी और सीवरेज का पानी इकट्ठा हो गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो इनकम्बेंसी का फैक्टर जो है, जो नून लीग के मौजूद एमएनएस है, उनके खिलाफ बहुत फिजा है। यहाँ जो उनके उम्मीदवार हैं, मैं तो सिर्फ आपको दुआ दे सकती हूँ इम्तियाज आलम साहब। हमारा ना मेरा ना मेरी किसी टीम मेंबर का दूर दूर तक बहावल नगर में किसी का कोई वोट नहीं है। हम तो इधर ही जद्दी पुश्ती लाहौर के, हमने तो वोट इधर ही करना है। लेकिन मैं सिर्फ आपको इम्तियाज साहब दुआ दे सकती हूँ कि अल्लाह ताला आपने जितने भी मसले किए हैं ना, उनमें से आप आधे भी अगर हल कर लें तो आप जीत गए हैं भाई। आप इन सियासतदानों को, जो रवायती सियासतदान उनको पीछे छोड़ जाएंगे। जमीर हैदर साहब मुस्कुरा लें, क्या पता जब तक आप इम्तियाज आलम साहब की उम्र तक पहुंचे आप भी कहें कि जी मैंने इलेक्शन लड़ना है। लेकिन अभी ना जरा मैं चाहती हूँ आप नून लीग की जो टिकट्स अनाउंसमेंट है ना, मैं क्योंकि डिप्रेशन में आ गई हूँ भाई। मतलब कि आप ये सोचे कि जिन लोगों ने, अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके हौसले का इम्तियाज साहब। जमीर भाई, मामला ये है कि जिन लोगों ने मुश्किल वक्त में नून लीग को मियां साहब का साथ दिया, मियां साहब के साथ खड़े रहे, मुश्किल बयानिए के टाइम पर भी मियां साहब के साथ खड़े रहे, उनको कोई टिकट नहीं मिला, या उनमें से बहुत कम लोगों को टिकट मिला। और वो लोग जो कि मियां साहब की ऐसी तैसी फेरते रहे, पूरे शरीफ खानदान की ऐसी तैसी फेरते रहे, उनको गालियां देते रहे, उनके बारे में इन ख्वाहिशात का इजहार करते रहे कि मियां साहब ने तो जिंदा नहीं आना, ताबूत में ही वापस आएंगे, उनको टिकट दे दिए। क्या ये खुला तजाद नहीं है? व्हाट इज हैपनिंग? ये हो क्या रहा है भाई? देखें, एक तो ये कि जब 2022 को 9 अप्रैल को पीडीएम की जब हुकूमत बनी और कुछ लोग जब उनके साथ शामिल हुए थे, तो कुछ कमिटमेंट्स दी गई, और वो कमिटमेंट्स ऑनर करना जरूरी थी, और अगर वो ना करते तो वो मसाइल बनते। एक बात।
दूसरी बात, आईपीपी का फिनोमेना तो बहुत बाद में आया और वो यकीनन मैं समझता हूं कि जबरदस्ती उनसे दिलवाई जा रही हैं और वो जहां से वो नंबर शुरू हुआ था उसको रिड्यूस करते करते अब वो 3-4 पे आ गए या 5-6 पे आ जाएंगे और 10-11 एमपीए की सीटों पे आ जाएंगे और वो है अभी तक सिर्फ और सिर्फ पंजाब तक है। एमक्यूएम के साथ जो मामला चल रहे थे एनए 242 के लिए, उस पर अभी तक फिर कल खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने उसकी कंट्राडिक्शन कर दी कि जी कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई। अच्छा, जमीर भाई, आईपीपी के साथ ना, एक मिनट मैं आपको बस थोड़ा सा एक फैक्ट चेक दे दूं। आईपीपी के साथ 7 सीटों के ऊपर, नेशनल असेंबली की 7 सीट्स के ऊपर जो है वो एडजस्टमेंट हो गई है। अब आप कंटिन्यू करें, मैं जरा अपडेट भी आपको देती जाती हूँ ना। आई नो सो मच थिंग्स इज हैपनिंग, तो बीच में कोई अपडेट अगर मिस ना हो जाए। जी सही, कल शाम तक की जो मेरे पास इतलात थी, क्योंकि उसमें भी कुछ क्लैरिफिकेशंस आ रही थी, तो इसलिए मैंने कहा कि शायद वो साथ ही साथ ना हो। तो अब सूरत हाल ये है कि अब पीएमएल-एन जो है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड, और कॉम्प्रोमाइज होने के साथ साथ वो अब एक तरह से डिसाइडेड भी है कि जी वो गवर्नमेंट में भी आ रहे हैं, तो वो एक कॉम्प्रोमाइज गवर्नमेंट बनकर आ रहे हैं जहां पे आईपीपी होगा, एमक्यूएम होगा, फिर जो उनके मतलब ऑपोजिशन लीडर थे उस जमाने के, वो उनके साथ आके बैठे होंगे। और अब आइंदा जो उधरबांड जो होनी है, ये तो अभी यहाँ पे तो सीट एडजस्टमेंट की बात हो रही है, टिकट्स की बात हो रही है। अगर पीएमएल-एन जीत जाती है और वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाती है, तो सबसे बड़ा मसला तो फिर हुकूमत साजी में आना है कि किस किस को आप वजीर बनाएंगे, किस किस को आप एडवाइजर बनाएंगे। आप एक पंडोरा बॉक्स एक साथ लेकर जा रहे हैं नेशनल असेंबली में, जब आप ये सब मसाइल को जब सामने आएंगे। इम्तियाज साहब की बात करना चाहता हूं कि आपने जो कहा आप डिप्रेशन में चलेंगी, मेरा ख्याल है कि इम्तियाज साहब के भाई, यकीनन मैंने उनको असेंबली में भी देखा हुआ है और उनके साथ हमारा इंटरेक्शन भी रहा हुआ है, लेकिन वो यकीनन वहां से पॉपुलर थे। इम्तियाज साहब वैसे लाहौर में भी कोई कम पॉपुलर नहीं थे। इम्तियाज साहब का जो जितना सहाफती कैरियर है वो इस लाहौर में, और लाहौर में बहुत पॉपुलर शख्सियत हैं, और फिर अगर बीनिश भी लाहौर में बैठी हुई थी तो वो भी कैंपेन करती और वोट, तो फिर इम्तियाज साहब को आपने गाइड नहीं ना किया। इम्तियाज साहब को फिर लाहौर से इलेक्शन लड़ना चाहिए था, इलेक्शन जाके लड़ रहे हैं भावल नगर से। अब बताए ना, हम जैसे लोगों के तो वोट है नहीं, लाहौर से लड़ते हैं, तो मैं तो अपना लाहौर का हल्का चेंज करा के इनको जाके वोट करती। अब देखे ना, ये गलती कर ली, कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता सियासत सीख जाएंगे। सहाफत में तो ये पीएचडी कर ली है, पर ये सियासत सीख जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। जी जो दूसरी बात आपने की कि जिस तरह तलाल चौधरी जैसे डाई हार्ड, वो वहां पे कमिटमेंट थी नवाब शेर वसीर साहब से, वो करना पड़ा। और फिर यहाँ पे जो इनका हल्का था राना एहसान अफजल का, वहां पे राजा रियाज साहब के साथ कमिटमेंट की। तो अब मैं तो समझता था कि राना एहसान अफजल साहब को खुद इस दफा एमपी सीट के लिए आना था और उनको चाहिए था कि अच्छा, वैसे इनिशियली राना साहब के साथ जब मेरी बात हुई, क्योंकि आपको पता प्रोग्राम्स वगैरह करते रहते हैं राना एहसान साहब, तो वो पीपी के लिए ही आए कर रहे थे, लेकिन उनका नाम तो पीपी में भी नहीं आया क्योंकि लिस्ट उसके हवाले से आ चुकी है। मैं वापस आती हूँ ज़मीर साहब आपकी तरफ। बरेलवी साहब, ये ज़मीर हैदर साहब ने 2 लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया, बड़े खूबसूरत लफ्ज़ हैं, कॉम्प्रोमाइज्ड एंड कमिटमेंट्स। ये नून लीग ने जो भी लिस्टें निकाली हैं, ये कमिटमेंट्स किसने किसको दी हैं? मतलब ये एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कोई कमिटमेंट दी गई थी इन लोगों को? शहबाज शरीफ साहब ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के टाइम पे कमिटमेंट दी थी। ये किसने ये कमिटमेंट्स दी हैं? और दूसरा ये कि जो कॉम्प्रोमाइजेज हैं नून लीग को, वो आखिर क्यों करने पड़ रहे हैं? अगर मियाँ साहब जिला वतनी के बाद, खुद साख्ता जिला वतनी के बाद खुद ही वापस आ रहे हैं, तो फिर कॉम्प्रोमाइज क्यों? जी सर। तो ये अंग्रेजी जितनी अच्छी लिखते थे, क्योंकि मैं फ्रंटियर फोर्स के जमाने में जाता हूँ, इतने अच्छे अंग्रेजी बोलते भी हैं, और जब इन्होंने इतनी कूदे में बात बंद कर दी, तो आप मुझसे क्यों इजाफा इसलिए करना चाह रही? मुझे तो कुछ सादा सा बात पूछती हैं आप। सर सादे पूछा ना, पाकिस्तान की मोस्टली आबादी जो है वो उर्दू में जरा अपनायत महसूस करती है, आप जरा अपनापन दिखाइए उर्दू में इसको एक्सप्लेन करके। वो ज़मीर को मैसेज चला गया वो, यार वो सुन रहे होंगे जो मैं किनसे क्या कह रहा हूँ। मैंने सॉरी, मैं फॉलो नहीं कर सका हूँ। अगर आप मुझसे कुछ मालूम इस हवाले से पूछना चाह रही हैं जी सर, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जो नून लीग ने टिकट्स अपनी जो दी हैं, जैसे गुलाम सरवर साहब को एडजस्ट किया अपने रिवायती नून लीग कैंडिडेट के ऊपर, राजा रियाज साहब को शामिल किया। राजा रियाज साहब जैसे पाकिस्तान ना पीपल्स पार्टी के हो सके ना पीटीआई के हो सके, अब वो नून लीग के क्या ही होकर रहेंगे। लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने नवाज शरीफ साहब के ऊपर इमरान खान दौर में इतनी तनकीद की है कि यहाँ तक बोल दिया कि जी नवाज शरीफ साहब तो शायद जिंदा नहीं आएंगे, ताबूत लेकर के आएंगे। तो इनको मजबूरी क्या थी टिकट देने की? मैं मजबूरी पूछ रही हूँ। मैं तो ये समझ रहा था कि इन्होंने वो मई वाले जिमनी इलेक्शन से कुछ सबक हासिल किया होगा।
अगर आपको याद होगा कि वो जो 25 नशिस्तें थी, इनमें 16 उन लोगों को दी गई, 16 या 18 मुझे याद नहीं आ रहा, कि जिन्होंने, आपको याद होगा कि पंजाब असेंबली में पीटीआई को छोड़ा था, और फिर जब ज़िमनी इंतखाबात हुए तो नून लीग ने उन सबको टिकट दे दिए। अब लाहौर का बेचारा वोटर जो उस हल्के से शेर को देता रहा, इन्होंने बल्ले को शेर के गले में डाल दिया। तो आपने देखा होगा कि सिर्फ एक लाहौर की जो 4 में से नशिस्तों में जीता था वही जो नून लीग वाला था। बाकी एक बड़ा सबब ये था कि ये पीटीआई के जो भागे हुए लोग थे, जो छोड़े हुए लोग थे, या जो मुसलमान हो गए थे, इन्होंने उनको फिर टिकट दिया और इन्हें अकोमोडेट बहरहाल क्यों किया हमें ही पता है। कुछ बातें हम कह नहीं सकते कि वो तो देखे, उन्होंने तो लीडर की अपोजिशन भी बना लिया। ये जो आज निगरान बैठे हैं वो इसलिए तो बैठे हैं कि राजा रियाज और मियां शहबाज शरीफ ने इनका फैसला किया, लीडर अपोजिशन। तो सर ये वही बात है ना कि मियां साहब अमूमन कप्तानों के साथ, एम्पायर के साथ खेलते हैं, तो उन्होंने भी इस वक्त ये किया कि कप्तान का मुकाबला करने के लिए उन्हीं के खिलाड़ी लेकर आ गए। लेकिन मेरा ख्याल में ये एक बैकफायर करेगा। अच्छा। और ये हमेशा नुकसान होगा। जैसे अगर तहरीक इंसाफ ने आज ये गलती करी कि जो लोग उनको छोड़ के चले गए थे, भाग गए थे, इन्होंने तहरीक इंसाफ ने कह दिया ना कि हम उनमें से किसी को टिकट नहीं देंगे, और ऐसा नहीं हुआ। अगर नून लीग ने वही गलती की, मैंने जैसे कहा कि राजा रियाज की सीट पर, उन्हें तो भाई आपको भी सूरत हाल पता है, बिनिश आप कोई घर थोड़ी बैठती हैं, ये तमाम जो लोग जो बैठे हैं, इन लोगों को ग्राउंड रियलिटी पता है क्या? वो लोग जो फूल पैराडाइज में बैठे हुए टिकट बांट रहे हैं या गेम प्लान बना रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। वो अपने ड्राइवर से पूछ रहे हैं, खानसामा से पूछ रहे हैं, चपरासी से पूछ रहे हैं, दुकानदार से पूछ रहे हैं, ठेले वाले से पूछ रहे हैं, जरा सड़कों में लोगों से देखकर तो पूछे कि लोग कह क्या रहे हैं। बिल्कुल, आप भेजिए अपने नुमाइंदे को, देखिए। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल जहाँ चाहे भेज दीजिए। समंदर को कूजे में बंद किया। मुझे ब्रेक लेना है क्योंकि कुछ हमने सियासी मामलात के ऊपर बात की है। ये तो ऐसी डिस्कशन है जो कि हम शोज दर शोज किस्तवार हमें शोज करने पड़ेंगे, लेकिन मुझे कुछ अदालती मामलात पर भी बात करनी है। मेरे पास आखिरी 2 सेगमेंट्स रह गए हैं, उसके ऊपर हम कुछ अदालती मामलात के ऊपर बात करेंगे कि उनके क्या रिपरकशंस होंगे या उसका क्या इंपैक्ट होगा पाकिस्तान के पॉलिटिकल सेटअप पर और पाकिस्तान के आने वाले दिनों के अंदर सिनेरियो पे। एक छोटा सा ब्रेक, विल बी बैक शॉर्टली। ब्रेक के बाद जी आप लोग को खुशामदीद कहते हैं जी। हमारे साथ मौजूद है इम्तियाज़ आलम साहब, ज़मीर हैदर साहब एंड वेरी ऑनरेबल मुजाहिद बरेलवी साहब। इम्तियाज़ आलम साहब, सबसे पहले तो बेसिक बता दीजिए, एक ज़रा ओवरव्यू दे दीजिए कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की जो सुप्रीम कोर्ट है, क्या वो अब तक की सबसे ज़्यादा आज़ादाना और बेहतर सुप्रीम कोर्ट है? मैं समझता हूँ कि ये बहुत इम्प्रूवमेंट आई है और अदलिया का इमेज भी बेहतर हुआ है, और इन्होंने बड़े ही कुछ मुश्किल केस टेकअप किए हैं। जैसे मिसिंग पर्सन का केस है, उसमें मैं उम्मीद करता हूं कि जस्टिस फायद ईसा, जिस तरह के आपको याद है कि माइनॉरिटीज के इशू पे कमीशन बनाया था, जिस तरह का जस्टिस जिलानी ने, उस तरह का बड़ा फैसला कर दें तो पाकिस्तान में ये मिसिंग पर्सन का मामला और इसकी जो लाकानूनियत है, इसे कानूनी दायरे में लाया जा सकता है। ठीक। दूसरा, आपने देखा कि किस तरह जनरल मुशर्रफ को एक स्पेशल कोर्ट से सजा दी गई थी, और आपने देखा कि किस तरह ये जज साहब जो मुस्तफी हुए हैं, वो तो लाहौर हाई कोर्ट में थे, नकवी साहब, इन्होंने उठाकर अपने स्पेशल कोर्ट के फैसले को उठा के फेंक दिया, जिसका उन्हें इस्तेकाक ही नहीं था। आज पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में हुआ गुज़िश्ता रोज कि एक साबिक डिक्टेटर को आर्टिकल 6 के तहत आइन से तोड़ने के जुर्म में एक फांसी की सजा हुई है। मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ी मिसाल सेट कर दी है कोर्ट ने। इसी तरीके से हम देखते हैं कि इंतखाबात को ट्रैक पे रखने के लिए, जो पहले ही बहुत डिले हो चुके हैं, आईनी हद से आगे जा चुके हैं, उसे रखने के लिए ट्रैक पे चीफ जस्टिस साहब ने बड़ा किरदार अदा किया है। हमने इसी तरीके से देखा, जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस में पूरा एक पेंडोरा बॉक्स खुलना है कि पाकिस्तान में जो मार्शल लॉ की तारीख है, मैं उम्मीद करता हूं कि उसे भी समराइज किया जाएगा और अदलिया के पुराने फैसलों को रिव्यू भी किया जाना चाहिए जो नजरिया जरूरत के तहत दिए गए। एक तरफ जायज तौर पर नवाज शरीफ की खत्म की गई है 5 ताहयात नाअहली, जिसका कोई जवाब नहीं था। हमने देखा कि उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट
और उस वक्त की अदलिया ने मिलकर जो तमाशा खेला था मुल्क के मुंतखब वजीर आजम के साथ, उम्मीद है कि वो ड्रामा उस तरह का धांधली अब आइंदा नहीं होगी। जो कुछ ज्यादती की गई थी नवाज शरीफ के साथ, वो इमरान खान के साथ हमें दोहराई जाती नजर आ रही है। मैं समझता हूँ ना वो ठीक थी ना ये ठीक है। अब जबकि नवाज शरीफ को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत मिल गई है, मैं तो यहाँ इलेक्शन मैंने इतना बड़ा फैसला किया, अपना कैरियर छोड़ा है इस इंतखाबी अमल में आने के लिए, जमहूरी अमल में आने के लिए, ये मेरी कुर्बानी जो है और कोशिश जो है वो रायगा जाएगी। मैं समझता हूँ सब जमातों को आप इवन प्लेइंग फील्ड दें। आप ये जो सियासी कैदी हैं सब रिहा करें, आप ये पकड़ धकड़ बंद करें और लोगों को, आवाम को फैसला करने दें। यही चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जिसपे पीपल्स पार्टी ने और नवाज लीग ने दस्तखत किए थे, वो इन्हें चीख चीख के पुकार रहा है इनके जमीर को कि कम से कम उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी ही की इलाज करें। इंतखाबात हमें जो नजर ये आ रहा है कि एक हंसी असेंबली बननी है, तो उसमें क्यों नहीं तमाम पार्टियां मिलकर आइंदा के लिए ही सद्देबाब कर दें कि जमहूरियत पटड़ी से ना उतरे। और अगर आप लोगों को उनके हक राय दही से ही महरूम कर देंगे तो फिर ऐसी जमहूरियत तो मुझे नहीं चाहिए। चलिए जी, ऑल द वेरी बेस्ट जी, मेरे साथ बने रहिए। ज़मीर हैदर साहब, देखते हैं हमारे कहा भी जाता है कि कानून अपना रास्ता खुद बनाता है। हम देखते हैं कि कानून अपना रास्ता बनाता है जब चीज़ें, मामलात, केसेस सुप्रीम अदालत तक पहुंचते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते हैं, तो उनमें बेहतरी नजर आती है। वो बेहतरी जिसका जिक्र इम्तियाज़ आलम साहब कर रहे हैं, और वो बेहतरी जो हमने पिछले 2-3 रोज़ में, इसी हफ्ते में हमने देखी कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ी बड़ी डिसीजंस आई हैं। तो आपकी नज़र में काजी फाइज ईसा साहब की जो सुप्रीम कोर्ट है वो आज़ाद है, बेहतर है, सही काम कर रही है? देखिए, मैं कोई राय नहीं देना चाहूंगा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कि वो आजाद है कि नहीं आजाद है, लेकिन आप उनके फैसलों से आप जज कर सकते हैं कि वो कितना जो है वो सही फैसले दे रहे हैं। आजाद होना ना आजाद होना ये एक टोटली डिफरेंट डिबेट है जिसमें मैं नहीं समझता कि हमें अभी जाना चाहिए। अभी जिस तरह बात की इम्तियाज साहब ने कि एक जो सबसे इम्पोर्टेंट जो उनका फैसला आया कि जी अब कोई भी शख्स जो है इलेक्शंस के हवाले से उसमें शुबे तक की भी बात नहीं करेगा और वो पत्थर पर लकीर है। अब उसकी वो रखवाली भी कर रहे हैं या आइंदा आने वाले दिनों में वो रखवाली कर सकेंगे, क्योंकि जिस तरह मुजाहिद बरेलवी साहब ने भी बात की, वो फिर मुजाहिद बरेलवी बोलेंगे कि ये ज़मीर अंग्रेजी बोल जाता है, लेकिन वही एक कहावत है ना कि देयर इज मेनी अ स्लिप बिटवीन कप एंड द लिप। तो टिल द 8th of February जो शुभात और जो चीजें आ रही हैं उसकी अब रखवाली, उस तारीख की रखवाली जो है वो अब चीफ जस्टिस ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब काजी फाइज ईसा साहब को करनी है, क्योंकि उन्होंने तो हमें मना कर दिया कि आपने उसके ऊपर शुबे तक का इजहार नहीं करना, किसी एनालिस्ट ने नहीं करना, किसी पॉलिटिशियन ने नहीं करना। कम वक्त में 8 फरवरी को इंतखाबात होने हैं। और फिर उन्होंने ये पता नहीं शायद ये कहा था कि नहीं कहा था कि जी आप अपनी बेगम से बात कर सकते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहुत पढ़ी लिखी है और बड़ा समझदार है, वो बहुत ज्यादा सियासत को भी समझती है, देखती भी है, बहुत अब जर्नलिस्ट की वाइफ होने के नाते, लेकिन मैंने उससे भी बात नहीं की है। तो बात ये है कि अब एक रखवाली जो है वो अब काजी फाइज ईसा साहब ऑनरेबल चीफ जस्टिस को लग रहा है कि वो इसकी रखवाली करेंगे भी, और लग यही रहा है कि जो 8 फरवरी है वो पत्थर पर लकीर ही है। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट डिसीजन जिसका जिक्र इम्तियाज आलम साहब ने भी किया कि परवेज मुशर्रफ की जो सजा है उसकी बहाली, यानी कि जो लाहौर हाई कोर्ट ने ना सिर्फ सजा को कलअदम करार दिया जो कि सजाए मौत थी, और बल्कि उस कोर्ट को भी, उस स्पेशल जो कोर्ट बनाई थी 3 रुकनी, उसको भी कलअदम करार दिया था, उस सजा को भी कलअदम करार दे दिया। आई जस्ट वांट टू नो कि व्हाट डू यू थिंक कि ये क्या इदारों के बीच में इस फैसले के बाद कोई टकराव तो नहीं आएगा? एवरीथिंग इज ओके? नहीं, मेरा ये ख्याल है कि ये एक बहुत अच्छा फैसला था, और यकीनन ये बेसिकली एक प्रेसिडेंट है। अब ये एक लॉ की किताबों में ये एक फैसला महफूज हो गया। खुदा ना खास्ता अगर आइंदा कभी कोई भी आपके आइन पर, आपकी जमहूरियत पर कोई शख्स मारने की कोशिश करेगा तो एटलीस्ट उसके सामने अब ये फैसला पड़ा होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें अब आजाद होना या नहीं आजाद होना नहीं, ये कानून और आइन की बात की है और उसके मुताबिक उन्होंने फैसला दे दिया है कि और जिस तरह के नज़रिए जरूरत को आखिर कब तक आप सराहते रहेंगे, और यही हमारे जजेस, ऑनरेबल जजेस ही आके फिर हम देखते भी रहे हैं कि ऐसे ऐसे हल्फ भी उन्होंने उठाए जिसका फिर हमें नुकसान भी उठाना पड़ा, और फिर नज़रिया जरूरत जिसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ फैसले ही बता रहे हैं कि जनाब आपकी सिमत सही है, लेकिन इस सिमत को अब सीधा है
दैट इज मोर, जो बात कर रहा कि सवाल नहीं उठा रहा कि वो आजाद है कि नहीं, लेकिन जो फैसले आ रहे हैं लोगों की राइट का उसको गार्ड भी करना है ताकि आइंदा कुछ ऐसा ना हो सके। तो ये चीजें हैं, ये आइंदा आने वाले दिनों में कोर्स ऑफ करेक्शन कोर्स में नजर आता रहेगा। और यही हमारी सियासी जमातें, बड़े बड़े लीडर, यही बड़े बड़े वकला, जब उनके हक में फैसला आता है तो जी वाह वाह, जबरदस्त, इससे बेहतर कोर्ट कोई नहीं, इससे बेहतर जज कोई नहीं, और अगर मुखालिफ आ जाए तो जी ये और वो आजाद नहीं है फलानी, तो वो चीजें उनको डिस्कस करना। मीठा मीठा हप्पा कड़वा कड़वा थू थू हमें यहाँ पर भी नजर आया। वेरी राइटली सेड एंड वेरी राइटली पुट जमीर हैदर साहब। मुझे अलाउ करें एक ब्रेक लेने का, और ब्रेक के बाद फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन होगा। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन है। जमीर हैदर साहब, इम्तियाज आलम साहब एंड मुजाहिद बरेलवी साहब मेरे साथ मौजूद है। मुजाहिद बरेलवी साहब, ये जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डिसीजन आया है परवेज मुशर्रफ साहब की जो सजा है उसकी बहाली का, कि उनकी सजाए मौत की जो सजा है वो बरकरार रहेगी, आपको नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली एक लाइन ड्रॉ कर दी है कि जी बिल्कुल जो कोई भी अब आइन शिकनी करेगा उसकी सजा सजाए मौत ही होगी? मैं कंटेम्प्ट तो नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इस फैसले को, क्योंकि आ चुका है, इंतहाई नामुनासिब, मैं लफ्ज़ शर्मनाक भी इस्तेमाल नहीं करूंगा। क्या पाकिस्तान में पहले फौजी डिक्टेटर अयूब खान ने जमहूरियत की जो कब्र खोदी और 10 साल तक बैठा रहा, उसको तो सलामी के साथ रुखसत किया, उसका ट्रायल क्यों नहीं हुआ? क्या पाकिस्तान के दूसरे फौजी आमिर याहिया खान ने, जिसने ऐवान सदर को कहबा खाना बना दिया था और जो सुकूत ढाका का जिम्मेदार था, उसको भी 7 सलूटों की सलामी देकर रुखसत किया गया? क्या पाकिस्तान के बदतरीन फौजी डिक्टेटर जनरल ज़ियाउल हक, जिसने भुट्टो को फांसी दी और सहाफियों को वो सजा दी वो सवारी कोड़ों की, उसको भी जनाब, उसके भी एजाज में लाइव प्रोग्राम चलता रहा, और आज उस मर्द मोमिन, मर्द हक के सियासी जानशीन बैठते हैं कि उनका मिशन पूरा करूंगा आपके नून लीग में, तो उन सबका भी ट्रायल होता ना उनका। क्या उन जजों का, जस्टिस मुनीर का नहीं ट्रायल होना चाहिए था जिसने इंडोर्स किया था अयूब खान को? या जस्टिस अनवर हक का ट्रायल नहीं होना चाहिए था जिसने नजर जरूरत करार दिया था? आखिर जनरल परवेज मुशर्रफ भी क्यों? सॉरी क्यों, मैं कुछ तासुब की बात नहीं कर रहा, इसके पीछे तो फिर बहुत सारे सवाल उठेंगे ना, तो करें ना आप सबकी कब्रों का ट्रायल जो गुजर चुके हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया तीनों पैनलिस्ट का साथ देने के लिए। आज के लिए इतना ही। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।